Hello everyone, welcome back to my channel SkillX. In this particular video, we'll be talking about two things. First, the implication of Hawthorne studies and second is the criticism of Hawthorne study. एक बात यहाँ पर मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये समझनी कि मैनेजमेंट की कोई भी थ्योरी क्रिटिसिज्म से परे नहीं हो सकती। यहाँ पे क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। उसका रीजन क्या है? दिस इज नॉट साइंस, दिस इज नॉट Na+C इज इक्वल्स टू NaCl। आप जब भी NaCl को मिलाएंगे तो वो हमेशा ही कंट्रोल कंडीशन में NaCl ही देगा, लेकिन मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट की मैं एक सिंपल से एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरी एक छोटी सी कंपनी है, वहां पर 10 लोग अगर काम करते हैं, मैंने ये एक थ्योरी बनाई कि अगर मैं उनको बोनस देता हूँ या उनकी सैलरी बढ़ाता हूँ तो उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और वो कंपनी के लिए अच्छा काम करेंगे। बट यही पर्टिकुलर थ्योरी किसी और कंपनी में हो सकता है बिल्कुल भी काम ना करे। इसी कारण से हॉथरन स्टडीज में भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म निकल कर आए। तो लेट अस बिगिन एंड अंडरस्टैंड द वेरियस कंक्लूजन। इंप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर सिर्फ कंक्लूजन से है और सेकंड क्रिटिसिज्म से है। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so let us begin with implication of Hawthorne studies by one. काफी सारी implications थी, काफी सारे conclusions थे Hawthorne studies के, क्योंकि 4-5 experiments थे और 4-5 साल तक एल्टन मायो और उसकी टीम ये करती रही। So let us look at one by one. The first was that social and psychological factors are more important as compared to any other physical working conditions. अभी तक जनरली क्या हो रहा था, या जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, द इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, वहां पे क्या हुआ था, हमने बात की थी कि दैट इल्यूमिनेशन करके हमने फिजिकल कंडीशंस का इफेक्ट देखने की कोशिश की थी, बट वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो पाया था क्योंकि इल्यूमिनेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं निकल कर आया था। बट वहां से एक कंक्लूजन जो ड्रॉ कर लिया था एल्टन मायो की टीम ने, एंड दैट वाज कि द सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स which are more important as compared to any other factor, even more than financial incentives। इसके ऊपर भी हम आएंगे बाद में, बट अभी के लिए हम राइट में यही समझते हैं। द फर्स्ट पॉइंट क्या निकल कर आया कि सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन योर फिजिकल सेटिंग्स। देन सेकेंड वाज इनफॉर्मल रिलेशंस। इनफॉर्मल रिलेशन मतलब जैसे कि लोग जहां पर फॉर्मल कनेक्शंस नहीं है, कोई बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, कोई इस तरह का नहीं, यारी दोस्ती है आपस में, तो इनफॉर्मल रिलेशंस आर मोर इन्फ्लुएंशियल एज कंपेयर टू फॉर्मल रिलेशनशिप्स। ये तो आज के डेट में हर जगह पर हमें मतलब ये इस पर्टिकुलर कंक्लूजन पर तो हम आज भी काम कर सकते हैं। दैट हम जैसे अगर हमारे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हमें कोई बात बताते हैं या कोई रिकमेंडेशन देते हैं तो वी फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग रादर देन कि हम किसी एडवर्टीजमेंट से उस चीज को देखें या किसी और जगह से देखें। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इस पॉइंट का ये था कि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थी या इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स थे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज्यादा बेहतर थे एज कंपेयर टू, और वो ज्यादा स्ट्रांग थे और इसी वजह से उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस था एज कंपेयर टू जो फॉर्मल रिलेशनशिप्स थे ऑर्गेनाइजेशन में। तीसरी चीज, एम्प्लॉय तब अच्छा काम करेगा जब आप इफ दे आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं, अगर वहां पर हमें कोई डिसीजन मेकिंग का पावर ही नहीं मिलता है, एम्प्लॉय अपने आप में ये फील करता है दैट ही इज जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट, कि बस वो आएगा और सुबह से लेके शाम तक काम करेगा एंड ही विल गो बैक होम, ही डजंट होल्ड्स एनी सिंगल पावर ऑफ डूइंग एनीथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कोई डिसीजन मेकिंग वो ले नहीं सकता, कोई डिसीजन ले नहीं सकता, तो वहां पर लोग कभी भी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करते। Next, employee will always work more efficiently when the management is interested in their welfare। Obviously ये वो उस लड़कियों वाले एक्सपेरिमेंट को याद करें आप, खासकर तब जब हम दैट रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट, वहां पर क्या हुआ था कि जो फीमेल्स थी उन्होंने कम, जब उनको ज्यादा कम टाइम मिल रहा था, वो 4:30 4 बजे छुट्टी लेके चली जाती थी, लेकिन तब भी वो अच्छा काम कर रही थी। उसका रीजन क्या था कि उनको ऐसा लग रहा था दैट मैनेजमेंट इज टेकिंग गुड केयर फॉर देम। गुड केयर मतलब उनको स्नैक्स भी ऑफर कर रहे हैं, उनको रेस्ट टाइम भी दे रहे हैं। तो जब जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट भी आपके बारे में काफी सोचती है, वहां पर आप भी मैनेजमेंट के बारे में काफी सोचते हैं एंड इनफैक्ट यू वर्क विद एन हायर कमिटमेंट। तो ये जो पहले 4 थे इंप्लीकेशन। लेट्स मूव टू द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? व्हेन एम्प्लॉयज आर ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ऑब्वियस सी बात है, हर आदमी पैसे के लिए काम नहीं करता, बहुत सारे लोग पैसे के लिए काम करते होंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम कि बहुत ज्यादा मनी ओरिएंटेड नहीं हूं, बट आई फील दैट इफ यू फील गुड रिस्पेक्ट एंड यू हैव अ गुड डिग्निटी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑलवेज फील गुड। आप बहुत अच्छा फील करते हैं और आप अच्छा काम करने में बिलीव करते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये पहले भी मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था दैट फाइनेंशियल इंसेंटिव्स कैन मोटिवेट टू एन एक्सटेंट। आपको कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव एक लिमिट तक ही मोटिवेट कर सकता है, उसके बाद वर्किंग कंडीशंस
और वहाँ के सोशोलॉजिकल और सोशल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। वहाँ पे कैरियर ग्रोथ कैसा है, वहाँ पर किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह का वर्किंग कंडीशंस है, किस तरह के लोग काम करते हैं, इन सारी चीजों का बहुत इन्फ्लुएंस पड़ेगा, इवन मोर देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स। ऑब्वियस ही बात है कि याद होगा आपको रिले असेंबली एक्सपेरिमेंट में एक सुपरवाइजर भी दिया गया था। अब वो सुपरवाइजर क्या कर रहा था, वो सुपरवाइजर आपको आपके साथ फ्रेंडली था, आपसे हर डिसीजन को, हर चीज को चेंज करने से पहले आपसे पूछा जाता था, आपसे कंसल्ट लिया जाता था। तो उस चीज से क्या हो रहा है वहां पर कि कहीं ना कहीं जो सुपरवाइजर है, दे आर गेटिंग अ वेरी गुड एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द सबऑर्डिनेट्स। तो सबऑर्डिनेट और उनका रिलेशन कहीं ना कहीं, देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या है कि एक फॉर्मल रिलेशनशिप होता है एक सुपरवाइजर और एक सबऑर्डिनेट के बीच में। अगर वो दोनों रिलेशंस, अगर आप उसको इनफॉर्मल में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, दैट मीन्स आपने एक इनफॉर्मल लेवल का रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया ऑर्गेनाइजेशन में। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म करती है अगर उसका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा फॉर्मल ना हो, वहां पे थोड़ा इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट वाज स्पेशल अटेंशन एंड फ्रीडम। कहीं ना कहीं फ्रीडम चाहिए लोगों को और कुछ अटेंशन चाहिए अपने काम का, कुछ रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन इन द सेंस उसको कैसे कहते हैं, तारीफ कह लें एक तरह का, कि एक तरह का रिकॉग्निशन टू द वर्क अगर आपको मिलता है तो हमेशा ही वर्कर अच्छा फील करता है, ही फील्स रियली गुड अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर सर्टेन कंक्लूजन और व्हाट वी कैन से द इम्प्लीकेशन ऑफ हॉथरन एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसके बाद कुछ क्रिटिसिज्म जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि पार्ट 2 जो हमारा सेकंड पार्ट है आज के टॉपिक, दैट वाज क्रिटिसिज्म। तो अब क्रिटिसिज्म की हम बात करते हैं। क्रिटिसिज्म में हमारे पास क्या क्या क्रिटिसिज्म आए। द फर्स्ट क्रिटिसिज्म वाज लैक ऑफ वैलिडिटी। देखिए हॉथरन के एक्सपेरिमेंट्स की वैलिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है। वैलिडिटी का क्या मतलब है यहाँ पर, वैलिडिटी मींस दैट मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स वर कंडक्टेड इनटू कंट्रोल सेटिंग्स। कंट्रोल लैब की तरह आपने कंडक्ट किया, तो वहां पर वो रियल वर्ल्ड में काम करेगा या नहीं करेगा कुछ नहीं पता। उसका रीजन क्या, रियल वर्ल्ड में कभी इन चीजों को टेस्ट आउट किया ही नहीं गया। एंड दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है वो क्या आ रही है, that it lacks validity. It was never tested in the real world. हॉथरन एक्सपेरिमेंट के कोई भी चारों में से कोई भी एक्सपेरिमेंट कभी रियल वर्ल्ड में टेस्ट डाउन नहीं हुए। सेकंड इंपॉर्टेंट वाज एक्सपेरिमेंट्स जो जिन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी वर्कर्स थे उनको ऑलरेडी पता था कि एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किया जा रहा था, इसी कारण से उनके रिजल्ट्स बायस्ड होंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसी बात है कि टीचर का फीडबैक लिया जा रहा है और टीचर सामने ही खड़ा है, तो रिजल्ट तो बायस्ड आने ही आने हैं। उस सिचुएशन में स्टूडेंट तो वही लिखेगा जो टीचर चाहता है। सिमिलरली वर्कर्स ने वही लिखा या वही किया या वही इसी तरह से काम किया जिस हिसाब से मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन एक चीज मैं आपको और यहां पर बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, दैट ऑल द 4 एक्सपेरिमेंट्स, जो इंटेंशन थी उस एक्सपेरिमेंट की वो नहीं पूरी हो पाई। उससे अपने आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आइडिया लोगों को लग चुका था कि वी आर इनटू एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, लोगों को पता चल गया था। ओके, मोर फोकस ऑन ह्यूमन एस्पेक्ट्स। ज्यादा से ज्यादा एस्पेक्ट जो है वो ह्यूमन एस्पेक्ट्स पे फोकस कर दिया, जबकि आपको भी पता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे प्रोडक्शन वाज मोर इम्पोर्टेंट, और प्रोडक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी से चलती है, ह्यूमन बिहेवियर से नहीं। इस कारण से जो सारा का सारा फोकस था वो एल्टन मायो ने कहीं ना कहीं ह्यूमन एस्पेक्ट पे लगा दिया। और वैसे मैं इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं कहूंगा। उसका रीजन क्या था, एल्टन मायो खुद एक साइकोलॉजिस्ट था एंड हिज कंप्लीट फोकस वाज ओनली ऑन जिसको हम कहते हैं द कंप्लीट फोकस वाज साइकोलॉजी ऑफ द एम्प्लॉइज और ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच के ऊपर ही वो काम कर रहा था। तो इस कारण से मुझे नहीं लगता ये कोई स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म है, लेकिन फिर भी चलो, इट इज वन ऑफ द पार्ट। मोर एम्फेसिस ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग। जितने भी इंसेंटिव्स बनाए गए, ग्रुप इंसेंटिव्स बनाए गए, ग्रुप प्लान्स बनाए गए, ग्रुप्स में स्टडी हुआ, ग्रुप में एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप्स बनाए गए थे। मतलब ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए वो ग्रुप वाइज किए गए, ना कि इंडिविजुअल वाइज। और ज्यादातर जो डिसीजन मेकिंग होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो मोस्टली वर्कर्स इंडिविजुअल लेवल पे लेते हैं, ग्रुप लेवल पर नहीं लेते। तो एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, मोर एम्फेसिस ऑन ग्रुप डिसीजन मेकिंग रादर देन ऑन द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट वाज जो फ्रीडम ऑफ द वर्कर था उसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर दिया गया। ना सुपरवाइजर्स के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान दिया गया इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में, और ना ही मैनेजमेंट के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो सारी बातें निकल कर आई वो ये निकल कर आई दैट मेजॉरिटी ऑफ the experiments performed by Hawthorne experiment was not free from criticism, and this particular video we have already covered the implication as well as the criticism of Hawthorne experiment. I hope you liked the video. If you really like my channel, do subscribe my channel and also hit that bell icon so that you can get notification from my channel. Share the videos because we are on a mission called Mission Teach to Millions. Thank you so much. We'll meet in the next video.